Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Koshare Learning. Today we are going to learn part 2 of chapter 8, that is concept of cost. Before this chapter, we learned part 1 of this particular chapter. In part 1, we studied the concept of cost, type of cost like implicit cost, explicit cost, selling cost, production cost and opportunity cost. And after that, we studied concept of cost in short run, meaning of fixed cost, variable cost with the help of table and graph. Now we are going to start part 2. Let's move to the chapter. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ना है, ठीक है। किस किस तरीके से हमारी फिक्स कॉस्ट ग्राफ बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ बनेगा। बेसिकली फिक्स कॉस्ट का एंड वेरिएबल कॉस्ट का तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा भी था, लेकिन यहाँ पे जब हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या समझना है, सबसे पहला टॉपिक हमारा बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व एज द एग्रीगेट ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी कर्व। क्या हमारे टॉपिक का नाम है कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट किस तरीके से बिहेव करती है। एंड इसके बाद अगर हम इनको सम अप करें, किसका, टीएफसी का एंड टीवीसी का, तो जो हमारा टीसी कर्व बनता है उसका शेप कैसा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी काफी सारी ऑब्जर्वेशन को क्या है फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं। बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ टीसी कर्व एज द एग्रीगेट ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी कर्व एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। देखो, सबसे पहले अगर हम समझे तो हमारी टोटल कॉस्ट बेसिकली होती क्या है। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में समझा था कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब टीसी इक्वल टू क्या हुआ, टीएफसी प्लस टीवीसी। समझते उसकी मदद से, किसके, टेबल की मदद से। मान लो हमने आउटपुट लिया 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। फिर हमें पता है जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना फिक्स्ड कॉस्ट कितना माना, 10 रुपीज। तो 10 10 10 इन एवरी केस ये क्या रहने वाली है हमारी, 10 10 रहने वाले। बट जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होता है, प्रोडक्शन के चेंज होने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, चेंज होती है। तो जब हम एक भी यूनिट का क्या करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते, तो हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट 0 रहती है। ये हमने पार्ट 1 में सीखा था। इसके बाद हमने देखा कि जैसे हमने एक यूनिट का प्रोडक्शन करा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 10। फिर कितनी हुई, 18। फिर हमारी कितनी हुई, 3 यूनिट में 24, 4 यूनिट में 28, 5 यूनिट में 32 एंड इसके बाद कितना हुआ हमारा 68। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। अब हमने देखा, अच्छा आप इसे सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट लिखो या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप वेरिएबल कॉस्ट लिखो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमें पता है कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट के बराबर। ये हमने यहाँ पे समझा था। तो अगर मेरे को अपना टीसी निकालना हो, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब मैंने दोनों को ऐड करा तो मेरे कितना आएगा, 10 20, मतलब 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 28 38, 10 प्लस 32 42 एंड 10 प्लस 38 48। ये चीजें हमें पता है। यहाँ से हमने क्या निकाला, अपना टोटल कॉस्ट का कर्व निकाला। अच्छा ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाने पे आते हैं तो हमें पता है कि ये क्या है, हमारा कॉस्ट है। ये चीज क्या हमारी कॉस्ट है, ठीक है। ये कॉस्ट है एंड ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट मेरा 0 से लेकर 6 तक की रेंज में मैंने लिया था। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। सबसे पहले जब हमने पार्ट 1 में समझा था फिक्स कॉस्ट को, तो हमने देखा था कि फिक्स कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। इस चीज को हमने समझा था, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमारा फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 यूनिट पे भी 10 की कॉस्ट है, 1 यूनिट पे भी 10 की कॉस्ट है। जब मैंने 2 यूनिट का प्रोडक्शन करा तब भी 10 है, 3 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तब भी 10 है, 4 यूनिट का प्रोडक्शन करा तब भी 10 है, 5 का प्रोडक्शन करा तब भी 10 है, 6 का प्रोडक्शन करा तब भी 10 है। ये तो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो नहीं रही। लेकिन टीवीसी के केस में ऐसा नहीं होता। टीवीसी के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टीवीसी आपका बढ़ता चले जाएगा। लेकिन जब आप एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करोगे, इन दैट केस आपका टीवीसी क्या है, एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरी 0 यूनिट थी तो मेरा टीवीसी कितना था, 0 था। जब मेरी 0 यूनिट थी
तो टीवीसी कितना है हमारा 0, तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। अब हमने बोला कि अगर हमारा क्या होता है, 1 यूनिट हमने बनाया, तो 1 यूनिट के केस में मेरा टीवीसी कितना है 10 है, तो कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। जब आपने 2 यूनिट बनाया तो टीवीसी कितना है आपका 18 है। जब आपने 3 यूनिट बनाया तो आपका टीवीसी कितना हुआ 24 हुआ। जब आपने 4 यूनिट बनाया तो कितना हुआ 28 हुआ। जब 5 यूनिट बनाया तो कितना हुआ 32 एंड 38। ये भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देते तो आपको क्या बनता है, टीवीसी कर्व बन के आता है। क्या बन के आता है, टीवीसी कर्व बन के आता है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आई। पर हमें सीखना है यहाँ पे टीसी कर्व क्या होता है। देखो टीसी कर्व हमने क्या समझा था कि टीएफसी का एंड टीवीसी का जोड़ होता है, तो इसका मतलब टीसी कर्व आपका कभी भी 0 यूनिट के केस पे भी आपका 0 से शुरू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दैट केस आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट इनकर हो चुकी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट कर्व है ये कितने से स्टार्ट होगा 10 से, जहां आपकी फिक्स कॉस्ट इनकर हुई थी। तो फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा 10 था, तो हमारा टोटल कॉस्ट भी कितना निकल गया है 10 निकल गया है। तो यहाँ पे कितना हुआ 10। इसके बाद जब 2 यूनिट बना, सॉरी 1 यूनिट हमने जब बनाया तो हमने देखा फिक्स कॉस्ट भी 10 है एंड वेरिएबल भी 10 है, तो दोनों मिला के कितना हुआ 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। फिर इसके बाद जब हमने 2 यूनिट बनाया तो ये कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 18, दोनों को मिला के कितना बन जाएगा 28। तो फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 28। और इसी तरीके से ये क्या है, पॉइंट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, कॉस्ट हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इस पूरे हमने ग्राफ में एक चीज ऑब्जर्व करी, इनके बीच का गैप हमेशा बराबर है। क्या है, इनके बीच का गैप हमेशा बराबर है। इनके बीच का गैप बराबर कैसे आ रहा है, इनके बीच का जो गैप है बराबर आ रहा है ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। किसकी वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से इनका क्या है, बीच का जो गैप है वो कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, किसकी वजह से बराबर आता है ये, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तो चाहे हमारी टीसी कर्व और हमारी टीवीसी कर्व कितने भी ज्यादा आगे तक प्रोडक्शन कर ले शॉर्ट रन में, इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ड्यू टू टीएफसी कर्व, ठीक है, टीवीसी या सॉरी टीएफसी कर्व। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बना देते हैं कि जो टीसी माइनस टीवीसी क्या होता है, तो आप बोलोगे टीएफसी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप आता है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही आता है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ना हो तो टीसी एंड टीवीसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। आई होप आप लोगों को एक ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, एवरेज कॉस्ट एंड शेप ऑफ द एसी कर्व, ठीक है। एसी क्या होती है और उसके बाद हमारी शेप कैसी होती है एसी को, इसको समझते हैं। आपके एग्जाम में जितने भी आपको टेबल बना के दिखाई गई है, इनमें से एक टेबल आपकी ऐसी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है इसकी तरफ भी ध्यान देना है। चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता है, देखो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमने टोटल हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट हमारी कहाँ से आती है, टोटल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट होती है आपकी फिक्स्ड एंड कुछ होती है आपकी वेरिएबल, ठीक है। कुछ कॉस्ट होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ क्या होती है आपकी वेरिएबल। जब आप टोटल कॉस्ट को जितने भी आपका अभी तक खर्चा आया उसको डिवाइड कर देते हो आपकी आउटपुट से, किससे, आउटपुट से, तो आपकी क्या निकल के आती है, 1 यूनिट की कॉस्ट निकल के आती है। क्या निकल के आती है, 1 यूनिट की कॉस्ट निकल के आती है। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर यूनिट निकल के आता है, उसी को क्या बोला जाता है, एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट होती है किसी चीज के जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल की मदद से हमने समझा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमने क्या बनाया, एक पेंसिल बनाया। क्या बनाया, एक पेंसिल बनाया। अच्छा, पेंसिल का हमने क्या करा, 100 पीसेस बनाए। हमने क्या बनाया, 100 पीसेस बनाए हुए पेंसिल के। और हमने देखा कि हमारा जो टोटल खर्चा है वो 5700 है, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरी टोटल कॉस्ट है ना। अगर मैं इसको नंबर ऑफ पेंसिल से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 57 रुपीज। तो ये क्या निकल के आया, मेरा एवरेज कॉस्ट निकल के आया, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको यूनिट कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारा टेबल फॉर्म होता है। सेम हम अपने आउटपुट को 0 से लेके 6 तक ले रहे, 0 1 2 3 4 5 6। फिर हमने यहाँ पे अपना टोटल कॉस्ट देखा। टोटल कॉस्ट हमने पीछे से हमारी जो वैल्यूज ने क्या है पिक कर लिया। तो पहले केस में हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, 10 20 28 34 38 42 48। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट है क्या, ये है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इस चीज को हमें भूलना नहीं है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीसी डिवाइड बाय आउटपुट। कैसे निकाला जाता है, टीसी डिवाइड बाय आउटपुट क्यू, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले वाले केस में 10 आपकी टोटल कॉस्ट है, आउटपुट कितना है 0।
अगर कभी भी आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है, कभी भी आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, जीरो होता है, इन दैट केस आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। कैसे हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट हो जाती है। तो डिनोमिनेटर जीरो, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, या नॉट डिफाइंड भी इसे बोला जाता है, नॉट डिफाइंड। अच्छा, 20 डिवाइड बाई 1 20, 28 डिवाइड बाई 2 14, 34 डिवाइड बाई 3 11.33, कितना हो जाएगा ये, 11.33। 38 डिवाइड बाई 4 9.5, इसके बाद 42 डिवाइड बाई 5 8.4, इसके बाद 48 डिवाइड बाई 6 8। एक चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, हमारी जो कॉस्ट है वो घटते हुए है। 20 के बाद 14, फिर और कम हो रही है, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। क्या ये मेरी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, नहीं। एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, अभी पहले ये कम होगी, कम होगी, कम होगी, उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पे रुकेगी और उसके बाद क्या होगी, दोबारा वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। इस चीज को समझेंगे कि कैसे होता है या किस तरीके से बिहेव करती है। अभी के लिए हमने एवरेज कॉस्ट समझा कि क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है, अभी हम आगे समझते हैं कि क्या है। देखो, हमने ये समझा कि हमारा जो एसी कर्व होता है, हमारा जो एसी कर्व होता है उसमें फिक्स कॉस्ट भी होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी होते हैं। क्यों, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट होता है वो होता है क्या, वो होता है टीसी डिवाइड बाय क्यू, एंड टोटल कॉस्ट के जो कंपोनेंट है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो इसका मतलब एसी के भी कंपोनेंट क्या होंगे, फिक्स कॉस्ट भी होंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी होंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा। एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखना रह गया, ये वेरिएबल कॉस्ट। एक छोटी सी चीज समझते हैं, टीसी डिवाइड इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर मैं पूरी इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं। टीसी डिवाइड बाई क्यू क्या होता है हमारा, एसी। टीएफसी डिवाइड बाई क्यू क्या होगा हमारा, एएफसी। ठीक है, एवरेज हो जाता है। एंड टीवीसी प्लस में क्यू क्या होगा हमारा, एबीसी। तो अल्टीमेटली मेरा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ, अपनी सारी कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा फॉर्मूला किसका निकल के आता है, एवरेज कॉस्ट का। एंड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी, जहां पे एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट होता है, एएफसी का मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, एंड एबीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी आगे समझते हैं कि कैसे कैसे हैं। ठीक है, पहले हमें क्या समझना है, पहले हमें ग्राफ समझना है एएफसी का, फिर हम समझेंगे एबीसी का, फिर उन दोनों को सम अप करके हमारा जो ग्राफ निकल के आएगा वो किस चीज का निकल के आएगा, एसी का, जिसका हम क्या है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एएफसी क्या होता है, टीएफसी डिवाइड बाई क्यू। अभी हमने पीछे देखा था कि हमारे एएफसी कैसे निकाला जाता है, जब आप टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर देते हो, क्या करते हो, टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या निकल के आता है, एएफसी निकल के आता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम और सीखते हुए चलेंगे। अभी पहले हम अपने एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हमने आउटपुट लिया है 1 से लेके 8 तक, और हमने टोटल फिक्स कॉस्ट लिया हमारा 10 10 है इन एवरी केस। अब हमें निकालना है एएफसी, और एएफसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, पढ़ा टीएफसी डिवाइड बाय क्यू होता है। तो 10 डिवाइड बाय 1 इज 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 10 डिवाइड बाय 3 इज 3.3, इसके बाद 10 डिवाइड बाय 4 इज 2.5, 10 डिवाइड बाय 5 इज 2, 10 डिवाइड बाय 6 इज 1.67, 10 डिवाइड बाय 7 इज 1.43, एंड 10 डिवाइड बाय 8 इज 1.25। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, माइनस कम होता जा रहा है। 10 से पहले 5 हुआ, फिर 3.3, फिर 2.5, देन 2, देन 1.67, 1.43, 1.25। क्या आपका जो एबीसी है ये इसी, सॉरी एएफसी है ये इसी तरीके से घटता चला जाएगा, नहीं। ये शॉर्ट रन में तो घटेगा, लेकिन एक समय के बाद जब आपको अपना फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका एएफसी भी बढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि वो हमें आगे पढ़ना है, बट यहाँ पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन था तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं कि इसके ग्राफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है। ये क्या हमारा आउटपुट है, एंड इधर की तरफ हमारा क्या होता है, कॉस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, अपने कॉस्ट ले लिया 0 से लेके 10 तक, यहाँ पे हमने आउटपुट लिया 0 से लेके 8 तक। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे क्या करा, जब मैंने 1 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, 10 थी। कितनी थी, 10 थी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा एएफसी कितना था हमारा, 10। 1 यूनिट के केस में आपका एएफसी कितना है, 10। जब अपने 2 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो आपका एएफसी कितना आ गया, 5। कितना आया, 5। जब अपने 3 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो कितना है, 3.3। कितना है, 3.3। ठीक है, जब हमने 4 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो कितना आ जाएगा ये, 2.5।
जब 5 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो कितना आ गया 2, जब 6 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो कितना आया 1.67, जब 7 यूनिट का करा तो 1.43, एंड जब 8 यूनिट का करा तो 1.25। अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दोगे, क्या करोगे, सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दोगे तो आपका कौन सा कर्व निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा एएफसी कर्व। कौन सा कर्व निकल के आएगा, एएफसी कर्व। एंड अगर हम बात करें कि एएफसी कर्व की शेप कैसी होती है, तो ये होते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या बोलते हैं सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अगर आपने 10th क्लास में मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि जो हाइपरबोला की शेप होती है वो कैसी होती है, हाइपरबोला की शेप कुछ ऐसी होती है, या तो ऐसी, या तो ऐसी, या ऐसे भी ड्रॉ होती है, एंड ऐसे भी। इनको बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ये होते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो इसकी भी शेप कैसी है, इसकी भी शेप काफी हद तक क्या है, इसकी तरीके, इसी तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसकी शेप होती है, किसकी, एएफसी की। अब हमें क्या पढ़ना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि एवरेज कॉस्ट जो होती है वो ए एफ सी एंड ए बी सी से मिलके बनती है, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मिलके बनती है। अच्छा ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने समझा था कि क्या होता है, अब हमें क्या समझना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो निकाली जाती है वो फिक्स्ड कॉस्ट से निकाली जाती है, तो इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किससे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या इसने बोला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हो, आउटपुट से डिवाइड कर देते हो, तो आपकी क्या निकल के आएगी, एवीसी निकल के आएगी। मतलब अगर मान लो कि आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेट सपोज कि 100 है, और आपने टोटल आउटपुट बनाया 20, तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, 5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आता है कि आपको एक कोई कॉस्ट दिया होगा, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो हम अपने टेबल की फॉर्म से देख समझते हैं कि क्या है। तो हमने यहाँ पे समझा कि हमें आउटपुट दिया है 1 से लेके 8 तक, मतलब एक यूनिट बनाया तो क्या होगा, 2 यूनिट बनाया तो क्या होगा, 3 बनाया तो क्या होगा, 4 बनाया तो क्या होगा। इस तरीके से हमें कहाँ तक चेक करना है, 8 तक चेक करना है। ठीक है, ये आउटपुट हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब तो हमारी थोड़ी बहुत टेबल पे कमांड आई गई होगी, है ना, जब हम बार बार इसका डायग्राम समझ रहे हैं, ग्राफ समझ रहे हैं, तो इसका मतलब अब तो थोड़ी थोड़ी कमांड होगी। ठीक है, चलो, टीवी से हमें दिया गया है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया हुआ है कि 10 है, 18 है, 24 है, 28, 32, 38 एंड 46 एंड 62। ये हमारे क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। चलो, सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब हमें निकालना है एबीसी। एबीसी कैसे निकलेगा, टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट, टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट। यहाँ पे टीवीसी कितना है हमारा 10, आउटपुट कितना है 1, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 1, 10। सेकंड केस में हमारा टीवीसी कितना है 18, आउटपुट कितना है 2, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 9। थर्ड केस में हमारा टीवीसी कितना है 24, एंड आउटपुट कितना है 8, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, सॉरी, टीवी से हमारा 24। फोर्थ केस में हमारा टीवीसी है 28 और आउटपुट है 4, अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 7। फिफ्थ केस में आपका टीवीसी है कितना 32 एंड आपका आउटपुट कितना है 5, डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 6.4। थर्ड केस, सॉरी, सिक्स्थ केस में आपका टीवीसी जो है वो है 38 एंड आपका आउटपुट है 6, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 6.3। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो टीवीसी है वो कितना है 46, एंड अगर आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, मतलब क्योंकि हम यहाँ पे 7 यूनिट बना रहे हैं तो हमारा आएगा 6.6, एंड इसी तरीके से यहाँ पे 62 है, डिवाइड करोगे 8 से तो 6.7 आएगा। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है, क्या ऑब्जर्व करने वाली है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियल फेज में घट रहा है, 10 से 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6.4 हुआ, फिर 6.3 हुआ। यहाँ तक तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। 6.3 पे आते ही ये क्या हो जाएगा, अब बढ़ना शुरू हो गया, क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे उतनी ज्यादा वो कम होती चली जाएगी, नहीं। आपकी कॉस्ट की टेंडेंसी होती है कि वो एक समय तक घटेगी और उसके बाद क्या है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों बढ़नी शुरू हो जाती है, इसके पीछे कारण है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है करके, फिलहाल इसका हम ग्राफ बनाना सीखते हैं।
अच्छा ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें दिया हुआ है आउटपुट, क्या दिया एक्स एक्सिस पे? आउटपुट। एंड वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? कॉस्ट है। वाई एक्सिस पे हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है। आउटपुट हमारा 1 से लेके 8 तक वेरी कर रहा है, बट ये तो आपका ओरिजिन ही होता है। 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8। इधर आपका कॉस्ट है। कॉस्ट आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? ये कि वेरी कर रहा है आपका 6.3 से 10 तक। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक हमने काउंटिंग लिख लिया। 1 2, हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। जब आपने एक आउटपुट बनाया, एक यूनिट बनाया, तो कितना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था? 10। कितना था? 10। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10। जब आपका 2 यूनिट बनाया तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 9। जब आपने 3 यूनिट बनाया तब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 8। जब आपने 4 यूनिट बनाया तब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 7। ये रहा, ये है ना 7। फिर जब आपने 5 यूनिट बनाया तब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट के कितना आ गया? 6.4। 6.4। जब आपने 6 यूनिट बनाया तब आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 6.3। थोड़ा और नीचे आ गया। फिर जैसे ही आपने 7वीं यूनिट बनाई, अब आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। कितनी हो गई? 6.6। अब ऊपर से ले गई कॉस्ट। ठीक है। और जब आपने क्या करा, 8 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट और ऊपर चली गई 6.7। कितनी चली गई? 6.7। अब आपको क्या करना है? इन पॉइंट्स को मिलाना है। क्या करना है? इन पॉइंट्स को मिलाना है। जैसे आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपकी कॉस्ट क्या है? नीचे की तरफ आ रही है। और नीचे की तरफ आने के बाद एक बार स्टेबल होने के बाद ये क्या हो जाती है? ऊपर चली जाती है। ठीक है। ये जो कर्व निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है? टीवीसी कर्व निकल के आता है। क्या निकल के आ रहा है? टीवीसी कर्व निकल के आ रहा है। टीवीसी कर्व की जो शेप है वो किस तरीके की है? यू शेप्ड कर्व है। कैसा है? यू शेप्ड है। यू शेप्ड कर्व है। आप इसे यू शेप्ड कर्व भी बोल सकते हैं और आप इसे यू शेप्ड। ठीक है। वैसे इसकी शेप कैसी है? हाइपरबोला की भी शेप है। ठीक है। हाइपरबोला की शेप कैसी होती है? इस तरीके की, इस तरीके से अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारी एबीसी कर्व की शेप हो गई। एक बार देख लेते हैं हमारी इसकी एएफसी की कैसी थी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी थी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट पर डे। एवरेज कॉस्ट में हमने देखा कि एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाने के लिए हमें एएफसी का कर्व पता होना चाहिए, हमें एबीसी का कर्व पता होना चाहिए। एबीसी, एएफसी एंड एबीसी के कर्व हमने सीख लिए कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब हमें सीखना है एसी का। ठीक है। तो कर्व ऑफ एसी एंड एएफसी एंड एबीसी। देखो, एसी कर्व है क्या? एसी कर्व सिंपली समेशन ऑफ एबीसी एंड एएफसी। क्या है? एसी जो है वो समेशन है किसका? एबीसी एंड एएफसी का। ये हमने सीखा था। हमारा जो एसी होता है वो क्या होता है? ए, हमारा जो एसी का फॉर्मूला है वो क्या है? एबीसी प्लस एएफसी। ठीक है, एबीसी प्लस एएफसी। तो कर्व फॉर एसी, एएफसी एंड एबीसी। शॉर्ट पीरियड एसी कर्व इज अ वर्टिकल समेशन ऑफ एएफसी एंड एबीसी कर्व। क्या इसने बोला? जो शॉर्ट पीरियड एसी कर्व होते हैं वो वर्टिकल समेशन होता है किसका? एएफसी एंड एबीसी कर्व का। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एक टेबल उठा लेना है। ठीक है। क्या करना है? टेबल उठा लेना है कि यहाँ पे एक टेबल बनाना है। इस तरीके से, इस तरीके से आपको क्या करना है? टेबल बना लेना है। ठीक है। जब भी आप एग्जाम में इसको करने जाओगे। ठीक है। मैंने इसको 1 बाय 1 स्लाइड पर समझाया है, बट अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना है इस तरीके से। ठीक है। इसको 4 कॉलम में डिवाइड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आउटपुट। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? एएफसी। यहाँ पे लिखना है एबीसी एंड यहाँ पे लिखना है एसी। इसके बाद आपको क्या करना है? आपके जो भी आउटपुट देंगे 1 2 3 4 इस तरीके से इनकी कॉस्ट लिख लेनी है। एएफसी मान लो 10 9 8 7 इस तरीके से। एबीसी मान लो आपकी है 10। ठीक है। 9.5 8 7.5 इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको इसका क्या करना है? एसी को ऐड करके लिखना है और फिर फाइनली इसका कर्व बना देना है। ठीक है। तो अभी हमने देखा था इसमें, जब हमने पीछे बनाया था तो हमारी एएफसी कर्व की जो शेप थी वो इसी तरीके की थी ना, नीचे को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से। ठीक है। ये बेसिकली उसी डेटा पर बनाया हुआ कर्व है। तो ये क्या हो गया आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप थी किसकी? एएफसी की। एएफसी की शेप कैसी थी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर हमने एबीसी की भी बनाई थी। एबीसी की शेप कैसी थी? पहले ऊपर से क्या था? घटते हुए आ रहा था, घटते हुए आ रहा था, और एक पॉइंट पे क्या हुआ? ये बढ़ना शुरू हो गया था। ये भी चीज हमने ऑब्जर्व करी थी।
ठीक है, ये थी हमारी एबीसी की कर्व, काफी हद तक यू शेप्ड कर्व है ये। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारी एसी की क्या बनती है, शेप बनती है। ये क्या बनेगा, हमारा एसी की शेप बनेगी, जो कि क्या है, प्रॉपर यू शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, प्रॉपर क्या होता है, यू शेप्ड कर्व होता है। तो ये क्या बनता है, हमारा एसी बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है या क्या नहीं है करके। और बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो आपका जो एसी कर्व होता है वो हमेशा एबीसी और एएफसी के समेशन से ऊपर ही रहेगा। क्यों ऊपर रहेगा, क्योंकि एसी जो होता है इन दोनों का सम होता है, तो डेफिनेटली इन दोनों से ऊपर तो ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एसी, एएफसी एंड एबीसी में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अभी हमें पढ़ना है मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, शेप ऑफ एमसी कर्व। इससे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट के लिए बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन में, पढ़ा था हमने मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमने सॉरी मार्जिनल प्रोडक्शन का, इसके अलावा हमने यूटिलिटी में पढ़ा था एमयू का कॉन्सेप्ट। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या कहलाती है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। किस तरीके की इसकी शेप है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एंड शेप ऑफ एमसी कर्व। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट होते हैं व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करोगे, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करोगे तो उसकी कुछ तो कॉस्ट आएगी, जो कॉस्ट आएगी वो क्या कहलाती है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, यहाँ पे देखना, आपका पहले एक यूनिट बना रहे थे, अब दो बना रहे थे, तो कितनी यूनिट बढ़ी, एक। कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 60 से 70 हो गई, तो कितनी हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, 10। सेकंड केस में आपने 2 से 3 यूनिट बनाई, एक यूनिट बढ़ गई है, कॉस्ट कितनी बढ़ी, 70 से 76, मतलब 6 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, आपके कॉस्ट जो चेंज आता है कॉस्ट में वो क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट। पेपर में आपका मार्जिनल कॉस्ट का शेप बनाने के लिए बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. It is अभी हमें पहले इसको समझना है पूरे उसको, अपने ग्राफ को देखो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 से 2 यूनिट बढ़ी तो हमारी 1 यूनिट बढ़ाई, 2 से 3 में फिर 1 यूनिट बढ़ गई, फिर 3 से 4 में फिर 1 यूनिट बढ़ेगी, 4 से 5 में फिर 1 यूनिट बढ़ी, फिर 5 से 6 में फिर यूनिट बढ़ेगी, 6 से 7 में फिर 1 यूनिट बढ़ी, और 7 से 8 में फिर 1 यूनिट बढ़ी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इनिशियल फेज में आपकी जो कॉस्ट है वो 60 से 70 हुई, 70 से 76 हुई, मतलब पहले आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी लगानी पड़ रही है, 10 रुपए। उसके बाद 6 रुपए, उसके बाद 2 रुपए। अब आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की कॉस्ट सिर्फ कितनी है, 2 रुपए। फिर थोड़े और नीचे आए तो हमने देखा कि हमारी कॉस्ट फिर से बढ़ गई। अब हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी है, 6 रुपीज। फिर हमने एक और यूनिट को बनाया तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई, फिर से 6 रुपए, 90 माइनस 84, 6 रुपए। फिर आपने और बढ़ाया तो आपने देखा इस बार आपकी कॉस्ट में ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, अब आपकी 18 रुपए की कॉस्ट आ रही है। और फिर आपने देखा कि फिर आपकी कॉस्ट क्या है, घटनी शुरू हो गई। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, 10 से 6, 6 से 2, यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, घट रही है। फिर 2 से 6, फिर 6, यहाँ पे आगे क्या होगा, स्टेबल हुई थोड़ी देर के लिए, फिर बढ़ गई। ठीक है, फिर ये एक स्टेज कैसी है, जो बढ़ती हुई है, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये घटना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए ध्यान से तो 3 स्टेज में काम कर रही है। पहले क्या है, कॉस्ट घट रही है, स्टेबल होके बढ़ रही है, फिर घट रही है। ठीक है, तो ये क्या हमारा एमसी कर्व का क्या है, बेसिकली बिहेवियर है। किस तरीके से ये चेंज हो रही है इन सबको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी पहले वाली यूनिट की, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, तो कुछ भी नहीं। कुछ भी क्यों नहीं निकाल सकते, इससे पहले जब हमने यूनिट बनाई नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, इन दैट केस आपकी नील हो जाएगी। सेकंड वाले में समझते हैं कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकल गई, 10। ठीक है, करा था ना यहाँ पे 70 माइनस 60, 70 माइनस 60। इसके बाद ये 6 कैसा है आपका, 76 माइनस 70। ठीक है, 76 माइनस 70। इसके बाद फिर आपका कितना था, 78 माइनस 76। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आया आपका 84 माइनस 78। फिर इसी तरीके से आएगा आपका 90 माइनस 84। फिर आपका 108 माइनस 90, एंड इसी तरीके से आपको यहाँ पे आ गया 130 माइनस 108। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट निकल के आ गई, डिफरेंट कॉस्ट, आई एम सॉरी, यहाँ पे 22 आएगा। ठीक है, ये कितने आ गए, 10, 6, 2, 6,
6, 18, 22। ठीक है, तो आपने कॉस्ट यहाँ पे देखी होगी, पहले घट रही है फिर घट रही है। ठीक है, ये एक स्टेज हो गई, फिर यहाँ से बढ़नी शुरू हुई, स्टेबल हुई, बढ़ी, और उसके बाद क्या होगी, फिर बढ़ गई। तो ये क्या है, आपकी कॉस्ट कैसी है, माइनस हो रही है, स्टेबल हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, कम हो रही है, स्टेबल हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एमसी कर्व का बिहेवियर है। चलो, अगर हम इसका कर्व बनाने बैठे हैं तो हमने देखा कि इस वाले हमारे वाई एक्सिस पर कॉस्ट होती है, एक्स एक्सिस पर हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है। अगर आप इस कॉस्ट को ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। यहाँ पे आउटपुट की नंबरिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, ये। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आप देखोगे पहले कॉस्ट 10 रुपए है, फिर 6 हुई, फिर 2 हुई, फिर 6 हुई, फिर 6 हुई, और इस तरीके से क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। तो बेसिकली ये हमारा जो एमसी कर्व है, इसकी शेप कैसी है, यू शेप्ड कर्व है। ठीक है, नीचे आ रहा है और फिर ऊपर चला जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर क्या हो जा रहा है, ऊपर चले जा रहा है, ये कॉस्ट। अच्छा, जो हमारी एमसी है, एक बार घट रही है और उसके बाद क्यों बढ़ रही है, देखो, आपकी जो कॉस्ट है बेसिकली, जो एमसी कॉस्ट निकाली जाती है वो टोटल कॉस्ट से निकाली जाती है, एंड टोटल कॉस्ट होती है टीएफसी प्लस टीवीसी। वेरिएबल कॉस्ट के केस में तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमेशा आपके लिए फिक्स नहीं रहने वाली। मतलब अगर मैंने बोला कि मैंने 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो मेरे को एक रूम चाहिए रेंट पे। अगर आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, क्या सेम रूम में आप अपनी उसको प्रोडक्शन को कर सकते हो, नहीं। इन दैट केस आपको अपनी फिक्स कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंड जब हमारी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाया जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, एमसी में चेंज आ जाता है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि हम लोग क्या समझने जा रहे हैं। देखो, हमें ये समझना है कि हमारा जो एमसी कर्व है ये एक बार तो नीचे को आया। हमने क्या समझा, हमारा जो एमसी कर्व है वो एक बार इस तरीके से नीचे को आके ऐसे चले गया ऊपर। ये ऐसे क्यों गया, इसको समझना है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमारा जो एमसी निकालने का फॉर्मूला होता है, एमसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है TCN माइनस TCN-1। मतलब अगर TCN मान लो कि ये 9 यूनिट की कॉस्ट माइनस 8 यूनिट की कॉस्ट, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि बेसिकली इसमें चेंज क्यों आ रहा है। इसमें चेंज इसलिए आता है क्योंकि एमसी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, टोटल कॉस्ट का। एंड टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी कॉस्ट के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन को करते हो तो टीवीसी बढ़ेगा, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो टीवीसी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो टीवीसी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो एक की कॉस्ट लेगा, 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो 1,000 यूनिट का क्या लेगा, ये रॉ मटेरियल उठाएगा। पर टीएफसी के केस में क्या है, टीएफसी के केस में हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि रेंट का, क्या लिया मैंने, रेंट का। तो रेंट का मैंने बोला कि मैंने एक रूम को क्या है, किराए पे लिया हुआ है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्शन का काम कर रही हूँ। इस रूम का जो रेंट है वो 10,000 रुपीज है। कितना है, 10,000 है। ये काम करते हैं, इसे इजी फिगर करते हैं थोड़ा सा, 7,000 कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, इसको 7,000 कर लिया। चलो, 7,000 कर लिया। अब इस 7,000 के जिस रूम का आप रेंट पे कर रहे हो, इसकी कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, 500 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें बैठ के यूनिट को प्रोडक्शन इसमें करवाया जा सकता है। अब मान लो कि मेरे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मेरे को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो मैंने क्या करा, अब 500 यूनिट की जगह मेरे को 2,000 यूनिट बनाना है। कितना बनाना है, 2,000 यूनिट बनाना है। क्या 2,000 यूनिट हम सेम रूम में बना सकते हैं, नहीं। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अपने रेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपने रूम को और ज्यादा रेंट पे लेना पड़ेगा। अब अगर मेरे को रूम को रेंट पे लेना है तो इसका मतलब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी, यस और नो। तो पहले अगर मैं 500 यूनिट बनाती थी एक रूम में, तो 2,000 यूनिट बनाने के लिए हमें 4 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो 4 यूनिट का मतलब 7,000 का एक बार रेंट पे करेंगे, 7 का एक बार, 7 का एक बार, और 7 का एक बार। मतलब 4 डिफरेंट रूम का हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये 28,000 का। जैसे ही ये हमारी 28,000 हो गई, इसका मतलब ये जो टीसी कर्व अभी तक आपका घट रहा था, सॉरी, एमसी कर्व अभी तक घट रहा था, ये क्या होगा, एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर में क्या है, ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी ठीक है। लेकिन टीएफसी में मेजर चेंज आने के कारण आपका जो एमसी कर्व है ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो वापिस से चलते हैं अपने एमसी कर्व में।
तो it is evident from the table that in the beginning marginal cost of every additional unit goes off diminishing, but after given level of output the marginal cost of every additional unit goes on increasing. कहता है ये इस टेबल को देख के साफ साफ आपको समझ में आता है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो स्टार्टिंग में तो घट रही है, लेकिन एक समय आने के बाद आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये एक समय कौन सा होता है, जब आपका फिक्स कॉस्ट का क्या होता है, इन्फ्यूजन होता है बिजनेस में। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं एक बार इन्होंने क्या हमारे ऑब्जर्वेशन निकाल के दिया है। टीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। टीसी इंक्रीज तो होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, घटते हुए रेट से। जिनके घटते हुए रेट तो है, इधर टीसी बढ़ तो रही है लेकिन रेट घट रहा है, 10 से 6, फिर 6 के बाद 2, तो ये क्या है, डिमिनिशिंग रेट है। तो टीसी इंक्रीज होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। इसके बाद कहते हैं टीसी इंक्रीज होती है एट कांस्टेंट रेट से। टीसी क्या है, इंक्रीज हो रही है बट कांस्टेंट रेट से। आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये कांस्टेंट रेट का केस है। ठीक है, दोनों ही केस में कितनी है, 6 और 6 करके बड़ी है। फिर उसके बाद टीसी इंक्रीज होते हैं इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे देखा कि 6 से फिर 18 हो गई, 18 से फिर 22 हो गई, तो इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ये। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। एक बार पढ़ते हैं से। एमसी कर्व, एमसी इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इट इज आल्सो द यू शेप्ड कर्व। अभी समझाया था कि कौन सी शेप होती है इसकी, तो ये यू शेप्ड कर्व है। ठीक है, विच सिग्निफाई द फैक्ट दैट एज आउटपुट इज इंक्रीज इनिशियली एमसी कर्व फॉल होगा। इसका मतलब ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, स्टार्टिंग में आपका एमसी कर्व क्या होगा, फॉल करेगा, एक समय के बाद आके रुकेगा अपने मिनिमम पॉइंट पे। द एमसी कर्व रीचेज द मिनिमम पॉइंट, आफ्टर दैट इट स्टार्ट राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और उसके बाद क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसी के कारण इसकी जो शेप है वो कौन सी हो जाती है, यू शेप्ड कर्व हो जाती है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को अच्छे से। अभी हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन टू रिलेशनशिप। किस किस की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, पहले एवरेज कॉस्ट की मार्जिनल कॉस्ट के साथ, फिर टोटल कॉस्ट की मार्जिनल कॉस्ट के साथ। आप चाहो तो इन तीनों का ग्राफ एक ही साथ बना के बना भी सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें समझना है इन दो रिलेशनशिप को। सबसे पहले हमें किसको समझना है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या समझना है, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट हमने ले लिया 0 से लेकर 8 तक। ठीक है, हम अपने स्टार्टिंग से एक ही एग्जांपल पे वर्क कर रहे हैं सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कॉस्ट मैंने देखा कि मेरे पास कितना है, 10 है, 20 है, 28, 34, 38, 42, 48, 56 एंड 72। एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टीसी डिवाइड बाय आउटपुट। ये चीज हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये हमने अभी से पहले जब हमने एवरेज कॉस्ट का हम ग्राफ समझ रहे थे तब भी हमने इस चीज को समझा था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब समझने में। 10, अगर मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालना है तो 10 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट होता है या नॉट डिफाइंड इसे बोला जाता है। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाता है आपका, नॉट डिफाइंड। तो ये कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। फिर 20 डिवाइड बाय 1, 20, 28 डिवाइड बाय 2, 14, 34 डिवाइड बाय 3, 11.3, और सिंपली वी कैन से 11.33। 38 डिवाइड बाय 4, 9.5, 42 डिवाइड बाय 5, 8.4, 48 डिवाइड बाय 6, 8, 57 डिवाइड बाय 7, 8, एंड 72 डिवाइड बाय 8 इज 9। ठीक है, फटाफट इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 10 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट, 20 डिवाइड बाय 1 20, इसके बाद 28 डिवाइड बाय 2 14, इसके बाद हमारा आता है 34 डिवाइड बाय 3, ये होता है 11.33। इसके बाद आएगा हमारा 38 डिवाइड बाय 4, ये होता है 9.5। इसके बाद हमारा होता है 42 डिवाइड बाय 5, ये होगा हमारा 8.4। इसके बाद हमारा होगा 48 डिवाइड बाय 6, 8। इसके बाद हमारा होगा 56 डिवाइड बाय 7, 8। और इसके बाद होगा हमारा 72 डिवाइड बाय 8। तो ये तो हमारा हो गया एसी कर्व। एमसी कर्व कैसे निकाला जाता है, एमसी कर्व में क्योंकि इससे पहले कुछ बना ही नहीं था तो ये तो हमारा ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने देखा कि एक और यूनिट बनाई तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 10। यहाँ पे कितनी आई आपकी मार्जिनल कॉस्ट, 10। अभी हमें पता था ना कि कैसे निकालते हैं। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, एक कॉस्ट कितनी आ गई, 10। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, एक कॉस्ट कितनी आ गई, 28। मतलब 28 माइनस 20 तो 8। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई तो कॉस्ट कितनी आ गई, 6। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, अपने एमसी को निकाला, 10, 8, 6। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई तो कॉस्ट कितनी आ गई, 4।
फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनाई तो आपकी कॉस्ट फिर से कितनी इनकर हो गई 6। एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाई तो कॉस्ट कितनी इनकर हो गई आपकी 8। और उसके बाद एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो कॉस्ट कितनी होगी 16। ठीक है, ये तो हमारी पूरी टेबल है। अगर एग्जाम में आगे तो आपको सिमिलर टेबल बना के आना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि क्या है करके। वाई एक्सिस पे मेरा क्या था, वाई एक्सिस पे मेरा क्या होता है कॉस्ट होता है, एक्स एक्सिस पे होता है आपका आउटपुट। ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये आपकी प्राइसेस हो गई, ये आपकी क्या हो गया आउटपुट हो गई। चलो सबसे पहले हम सीखते हैं अपना बेसिकली हम रिलेशन किसके बीच में सीखने जा रहे हैं, एसी के एंड एमसी के बीच में। आपने अभी जब लास्ट वाले उसमें समझा था, बेसिकली लास्ट वाले स्लाइड में आपने समझा था कि एमसी की शेप को कैसी होती है, यू शेप्ड होती है, एंड एसी की भी यू शेप्ड होती है। ठीक है, दोनों की शेप कैसी है, यू शेप्ड कर्व है। तो चलो अब हमने देखा कि अगर तुम एवरेज कॉस्ट को बनाने जाओ तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले आपकी कॉस्ट कितनी है 20। ठीक है, एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बेसिकली कॉस्ट को मार्क कर लेते हैं 20, 18, 16, 14, 12, 10, देन 8, 6, 4, 2 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या है। इनिशियल फेज में, इनिशियल फेज में आपने देखा कि आपकी जो एसी है एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20 रुपए। कितनी है 20 रुपए। जब आपने दूसरी यूनिट बनाई, सॉरी हाँ 20 रुपए, जब आपने दूसरी यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई 14। कितनी आ गई 14। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी कॉस्ट को अपना क्या करना है मार्क करना है, सारी कॉस्ट को आपको क्या करना है मार्क करना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा आपकी कॉस्ट 20 है, 20 से फिर घट के कितने आ गई 14 आ गई, फिर और घटी 11.5 आ गई, सॉरी 3 आ गई, फिर और घटी 9.5 आ गई, फिर और माइनस हुई 8.4 आ गई, और फिर और माइनस हुई जहां पे कितने आ गई 8 आ गई। अब ये क्या है आपका मिनिमल पॉइंट है, यहाँ से आपकी कॉस्ट क्या है बढ़नी शुरू हो जाएगी। बढ़नी क्यों शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का इन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का इन्फ्यूजन हो जाता है। आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे बढ़ाना पड़ता है। अभी हमने पीछे पूरी एक स्लाइड से समझा था जहां पे हम रूम के रेंट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है स्टेबल हुई, और इसके बाद आपकी क्या हो जाती है बढ़नी शुरू हो जाती है। क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आपने एसी कर्व के केस में देखा, इनिशियल फेज में ये घट रही है और उसके बाद स्टेबल होने के बाद ये क्या हो जाती है बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम अपनी बात करें अगर एमसी की, तो एमसी कर्व कितना है आपका 10 रुपए। ये एसी कर्व से बहुत नीचे स्टार्ट हो रही है। इसमें भी आप देखोगे 10, फिर हुआ 8, फिर 6, फिर 4, और 4 पे आगे क्या हो जाती है स्टेबल हो जाती है। 4 पे आगे क्या हो गई, ये स्टेबल हो गई। और 4 पे आने के बाद ये कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है। अगर हम इसको यहाँ पे समझे, देखो 10 से 8, 6, 4, और यहाँ पे आगे क्या हो गई है स्टेबल हो गई। क्या हो गई है स्टेबल, और इसके बाद फिर क्या हो गई फिर बढ़नी शुरू हो गई। तो ये क्या है स्टार्टिंग फेज में आपकी घट रही है, ठीक है, स्टेबल हो रही है और बढ़ जा रही है। ठीक है, और क्या हो जा रही है बढ़ जा रही है। सेम थिंग अगर इधर समझे अपने एसी कर्व के केस में, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे घट रही है, कहाँ तक घटी है यहाँ तक, यहाँ पे घट रही है, इसके बाद स्टेबल हो गई और बढ़नी शुरू हो गई। सेम दोनों की सेम टेंडेंसी है, घट रही है, स्टेबल हो रही है और बढ़ रही है। चलो अब हम इसको समझते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन हुआ। जब एसी गिरता है तो एमसी भी गिरता है, बट लोअर देन एसी। क्या बोला, वेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी। एमसी क्या होता है, एसी से नीचे होता है। अगर यहाँ पर समझोगे, जब एसी गिरता है, ठीक है, एसी क्या हो रहा है फॉल हो रहा है, तो एमसी भी फॉल हो रहा है, लेकिन एसी के नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। ये आपका क्या है एसी कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं फॉल हो रहे हैं, लेकिन एमसी कर्व एसी कर्व के नीचे की तरफ से फॉल हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट गिरता है, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है। इन दिस केस मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स मोर रैपिडली देन द एवरेज कॉस्ट, एंड इन दैट केस आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा स्पीड से गिरता है। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखो तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा स्पीड से गिरता है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, that is why when a marginal cost curve is falling it is below the average cost। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेज हो जाता है। फिर जब एसी कर्व राइज होता है एमसी इज ग्रेटर देन एसी। क्या बोला, जब एसी कर्व राइज होता है तो एमसी एसी से ऊपर होता है। यहाँ पे आपने देखा इस सिचुएशन में आके जो आपका एसी कर्व है ये राइज होना शुरू हो चुका है। क्या है, राइज होना शुरू हो चुका है, बढ़ना शुरू हो चुका है। एमसी भी बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन एमसी एसी से ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन एमसी एसी से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो सिचुएशन हमने पढ़ी, कौन कौन सी,
पहले हमने पढ़ी जब एसी गिरता है तो एमसी भी गिरता है, लेकिन एमसी एसी के नीचे की तरफ रहता है। दूसरी सिचुएशन जब एसी बढ़ता है तो एमसी भी बढ़ता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपका एसी एमसी से ऊपर रहता है। एमसी कट करता है एसी को इसके लोएस्ट पॉइंट पे। क्या इसने बोला, जो एमसी है वो एसी को इसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करते हैं। लोएस्ट पॉइंट समझते हो, यहाँ पे ये क्या है, इसका लोएस्ट पॉइंट है एसी का, और यहाँ पे क्या है, एमसी इसको कट करते हैं। मतलब अगर तुमसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एमसी एसी का कहाँ पे कट करेगा, तो आप बोलोगे कि उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। ये क्या है, एसी के बीच में और एमसी के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो फटाफट एक बार रिकैप ले लेते हैं। तीन सिचुएशन होती है, एसी गिरेगा एमसी भी गिरेगा, लेकिन एसी के नीचे की तरफ गिरेगा। एसी बढ़ेगा एमसी बढ़ेगा, लेकिन एसी के ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और थर्ड सिचुएशन क्या है कि एमसी एसी को कट करेगा उसके लोएस्ट पॉइंट पे। अभी हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इस ग्राफ को बनाने के लिए हम अपना डेटा वही वाला पिक करेंगे, कौन सा, जे वाला। ठीक है, इस वाले टेबल के डेटा को पिक करेंगे। समझते हैं कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, बेसिकली आपको टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना आता है। टोटल कॉस्ट हमेशा हमारी क्या होती है, बढ़ती हुई है। ठीक है, बढ़ रही है हमारी टोटल कॉस्ट इस तरीके से। और एमसी का तो आपने देखा होता है कि यू शेप कर्व होता है, इस तरीके से बन जाता है ये, इस तरीके से ऐसे। तो व्हेन एमसी इज डिमिनिशिंग, जब एमसी घट रहा होता है तो टीसी क्या होता है, बढ़ रहा होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। टीसी बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। जब एमसी राइज करता है, जब एमसी बढ़ रहा होता है तो टीसी भी बढ़ रहा होता है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। जब एमसी घटेगा तो टीसी बढ़ेगा, जब एमसी बढ़ेगा तब भी टीसी बढ़ेगा। तो फिर फर्क क्या हुआ, पहले केस में घटते हुए दर से बढ़ रहा है, घटते हुए दर का मतलब धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन सेकंड सिचुएशन में क्या है, जब एमसी बढ़ना शुरू होगा तो टीसी भी बढ़ेगा, लेकिन स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, एमसी घट रहा है, एमसी क्या है, घट रहा है, टीसी क्या है, बढ़ रहा है। बट कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट से। इसके बाद जब एमसी आपका बढ़ रहा है तब भी आपका टीसी बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। When MC reaches its lowest point, TC stops increasing at decreasing rate। कहता है जब MC अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, जब टीसी अपने लोएस्ट पॉइंट, सॉरी एमसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, इन दैट केस आपका जो ये टीसी कर्व है ना, ये पता है कैसे बिहेव करता है, पहले जो ये घटती दर से बढ़ रहा होता है, अभी क्या करता है, स्पीड से बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इसकी तीन स्टेजेस हो गई। एमसी घटेगा, टीसी बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से, एमसी बढ़ेगा, टीसी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। थर्ड सिचुएशन में बोलता है जो एमसी जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो टीसी क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ना खत्म कर देता है, अब ये स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था, फाइनली इनके बीच में रिलेशनशिप था। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक बार इसका पूरा हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने कैसे 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 इसको पढ़ा था। ठीक है ना, चैप्टर का रिकैप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइनली वहीं से हमारा क्या होता है, रिवीजन होता है। ठीक है, तो एक बार पूरे चैप्टर का पार्ट वन एंड पार्ट टू का फटाफट एक रिकैप ले लेते हैं कि किस तरीके से हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या बोलता है कि कॉस्ट क्या है, एक वैल्यू ऑफ मनी है जो कि कंपनी को खर्च करनी पड़ती है किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर इसने बोला कि अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे फैक्टर के चार प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर के सॉरी प्रोडक्शन के चार फैक्टर थे, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्रोडक्शन के चार फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चीज हमने समझी थी। फिर हमने समझी थी हमारी कॉस्ट क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, सोशल कॉस्ट होती है, सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट होती है। ये हमारे सिलेबस की कॉस्ट है, सिलेबस में है, जो डिफाइंड है वो वाली कॉस्ट है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, वो वाली कॉस्ट जो प्रोड्यूसर की जेब से जाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, जो उसकी सेल्फ ऑन इनपुट होती है, जैसे हमने आदित्य और अरुण का एग्जांपल समझा था। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझा था कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस करे जाते हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सेलिंग कॉस्ट में हमने देखा था अपने सेल को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट करी जाती है, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्शन को बेसिकली करते समय हमारी कॉस्ट इनकर होती है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। फिर हमने ये समझा था कि हमें जो हमारी कॉस्ट है ये अभी हमें इस चैप्टर में हमें सिर्फ शॉर्ट रन में पढ़नी है, लॉन्ग रन में नहीं पढ़नी है। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन में इसने बोला था कि कुछ फैक्टर आपके फिक्स्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड में कैपिटल आती है, वेरिएबल में आपकी क्या आ जाती है, लेबर आ जाती है। ठीक है, फिर हमने इनकी डिटेल सबको समझाया था कि किस किस तरीके से बिहेव करती है। फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट में क्या समझा था कि फिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड फैक्टर पे लगाई जाती है, ये प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। जब प्रोडक्शन जीरो होता है दैट केस भी ये क्या होती है, कॉस्ट इनकर हो जाती है। अगर टीएफसी कर्व की शेप की बात करें तो टीएफसी कर्व क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। यहाँ तक हमने समझा था।
फिर हमने आगे समझना था कि टीएफसी के बाद क्या आता है हमारा, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट आता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो आउटपुट के चेंज होने के साथ क्या होती है, कॉस्ट चेंज होनी शुरू हो जाती है। टीवीसी कर्व की अगर हम बात करें तो ओरिजिन से शुरू होकर ये क्या होता है, इंक्रीजिंग इसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो फिर इसको हमने डायग्राम की मदद से समझा था। फिर इसके बाद हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस समझा था। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स्ड फैक्टर पे लगाई जाती है। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे लगाई जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी प्रोडक्शन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ऊपर और नीचे जाएंगी प्रोडक्शन के साथ। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है जब आउटपुट जीरो होता है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है जब आपका आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, एक बार इनकर कर दी तो कर दी। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ शुरू होती है। अगर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करी जाए तो उन्होंने ये बोला था कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट, मतलब आपकी जो कॉस्ट है ना, फिक्स्ड या वेरिएबल, ये सिर्फ शॉर्ट रन में काम करती है, लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से पार्ट 2 को समझा था। पार्ट 2 में हमने क्या समझा था कि बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, बिहेवियर को हमने समझा था, जिसमें हमने तीनों बेसिकली ग्राफ को बना के समझा था। टीएफसी का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, टीवीसी एंड टीसी के बीच में बेसिकली क्या रिलेशन है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस किसी भी केस में आपका क्या है, कम ज्यादा नहीं होने वाला। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ किसकी वजह से रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से रहा है। ठीक है, फिर हमने एवरेज कॉस्ट समझा था कि शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट क्या होती है, या एवरेज कॉस्ट क्या होती है। तो एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट की कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना जरूरी है कि एएफसी क्या होती है और एवीसी क्या होती है, क्योंकि एएफसी एंड एवीसी से मिलकर ही आपका एवरेज कॉस्ट बनता है। फिर हमने एएफसी में समझा था कि ये क्या होती है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इसकी अगर हम शेप की हमने बात करी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। फिर हमने एबीसी समझा था। एबीसी क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, जिसमें एबीसी में हमने समझा था कि इसकी शेप कैसे, यू शेप्ड कर्व है ये। फिर हमने इसका जब देखा था कि एसी का अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, मेरे को एएफसी और एबीसी पता होना चाहिए। एएफसी एंड एबीसी का समेशन ही क्या कहलाता है, एसी कहलाता है। इसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इसकी शेप कैसी होती है। तो शेप की अगर हमने बात करी तो ये कैसी शेप होती है, इसकी यू शेप्ड कर्व होती है। किस तरीके से बिहेव करती है, पहले ये क्या करती है, कॉस्ट आपकी घटेगी, फिर स्टेबल होगी और फिर बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके बढ़ने के पीछे कारण भी बताया था कि फिक्स कॉस्ट का इन्फ्यूजन क्या होता है, मेन कारण होता है एमसी के बढ़ने का। फिर हमने रिलेशनशिप समझा था किसके बीच में, टीसी और एमसी के बीच में, टीसी और सॉरी एमसी और एसी के बीच में। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमने इसमें तीन अपने जजमेंट निकाले थे, क्या, एसी और एमसी के बीच में, जब एमसी घटता है और एसी भी घट ही रहा होता है लेकिन एमसी एसी के नीचे की तरफ से घटता है। फिर दूसरे केस में जब एसी राइज होता है तो एमसी भी राइज होता है, लेकिन ये एसी के ऊपर रहता है। और थर्ड हमने समझा था कि जो एमसी होता है वो एसी को इसके लोवेस्ट पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। लास्ट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, अगर हम टीसी और एमसी की रिलेशनशिप की बात करें तो एमसी घटेगा, टीसी बढ़ेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। सेकंड केस इसका था कि एमसी बढ़ेगा, टीसी भी बढ़ेगा, लेकिन इस बार इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और थर्ड हमने ये पढ़ा था कि जब एमसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो टीसी क्या होता है, अब यहाँ पे घटना शुरू हो जाएगा डिक्रीजिंग रेट से, अब ये बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या था समझा था, ये पूरा हमारा क्या था, चैप्टर था। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, रिवीजन समझ में आया होगा। ठीक है, इन एनी केस किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे हमें ये डाउट है, इसको क्लियर कर दो करके। ठीक है, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हो। अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, मैं आपको इसके क्या है, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड ये नोट्स काफी हेल्पफुल होंगे आपको आपके आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए, रिवीजन को करने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपको सही तरीके से पढ़ाया तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।